प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा कर ली है और हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई है जिसमें हमने आपके अलंकार और रस संप्रदाय जो दो पाठ्यक्रम में हैं, जिसके ऊपर 16 अंकों का एक प्रश्न आएगा, उसमें से केवल रस संप्रदाय को हमने लिया था, जिसमें रस के प्रमुख अवयवों पर मैंने 2 ऑनलाइन कक्षाएं ली है और एक प्रश्न बनता आपके रस निष्पत्ति से संबंधित, जिसको मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षा में भरत मुनि और इस रस संप्रदाय से जुड़े हुए प्रमुख 4 वादों के जो प्रवर्तक हैं उन पर विस्तार से चर्चा की और भरत मुनि के विचारों को मैंने विस्तार से समझाया है। साथ ही आगामी जो ऑनलाइन कक्षाएं होगी वो रीति का तात्पर्य और नायक नायिका भेदों पर भी केंद्रित रहेगी। तो हम समय को नष्ट नहीं करते हुए हम रस निष्पत्ति के जो प्रमुख व्याख्याकार हैं उनसे हम इसको आरंभ कर रहे हैं। ये रस सिद्धांत से जुड़ी हुई ये चौथी क्लास है आपकी। पिछली 3 ऑनलाइन कक्षाओं में रस के अवयव और रस निष्पत्ति की पृष्ठभूमि, जिसमें भरत मुनि के विचारों को हमने विस्तार से समझा था। भरत मुनि के रस सूत्र के जो प्रमुख व्याख्याकार हैं उसमें पहले हमारे सामने आते हैं भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट लोलट हैं। इनका आज कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अभिनव गुप्त जी ने अभिनव भारती लिखी थी और मम्मट जी ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें इन दोनों पुस्तकों में आचार्य भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद का उल्लेख है। और भट्ट लोलट का मत इस प्रकार है कि स्थायी भाव ही, मनुष्य के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव ही विभाव यानी आलंबन और आलंबन, उद्दीपन और आश्रय, और अनुभाव यानी कायिक, वाचिक, आंगिक और सात्विक, और 33 संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है। अतः रसत्व को प्राप्त होना ही रस निष्पत्ति है। यानी स्थायी भाव किन किन तत्वों के संयोग से रसत्व को प्राप्त होता है, रस दशा को प्राप्त होता है, उसे रस निष्पत्ति कहते हैं। इनके मत पर हमने विस्तार से चर्चा की है। इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अभिनव भारती और काव्य प्रकाश, इन 2 ग्रंथों में ही इनके मत का उल्लेख है। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति की 3 प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, रस निष्पत्ति की 3 प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है और वो तीनों हैं उत्पत्ति, प्रतीति एवं पुष्टि। यानी उत्पत्ति किसकी होगी? रस स्थायी भाव जो मनुष्य के हृदय में रहता है उसकी उत्पत्ति के मूल कारण क्या कहलाते हैं? वो विभाव। तो उत्पत्ति का संबंध विभाव से है। और प्रतीति यानी कैसे विश्वास होता है कि कौन सा स्थायी भाव जन्म लिया, उसका प्रतीति यानी आभास अनुभव कराते हैं। और पुष्टि यानी उस स्थायी भाव को परिपुष्ट करने का कार्य संचारी भाव करते हैं। और हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। इनके अनुसार उत्पत्ति, प्रतीति एवं पुष्टि ये 3 प्रक्रियाएं हैं। विभावों से स्थायी भाव या रस की उत्पत्ति होती है। विभाव का मतलब आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। मैंने एक उदाहरण देकर के पिछली ऑनलाइन कक्षा में भी आपको विस्तार से समझाया था, एक शेर और एक नायिका का उदाहरण देकर के, कि कैसे भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ और कैसे वो अंततः रसत्व को प्राप्त होता है। अनुभवों से उसकी प्रतीति यानी आभास तथा संचारी भावों से इसकी पुष्टि होती है। इसे समझने हेतु हम दही की लस्सी का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। दही मूल तत्व है, एक तरह से स्थायी भाव है। बिना दही के हम लस्सी की कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह से रति नामक स्थायी भाव के बिना हम श्रृंगार रस की कल्पना नहीं कर सकते, या भय नामक स्थायी भाव के बिना हम भयानक रस की कल्पना नहीं कर सकते, या फिर करुण रस का जो स्थायी भाव है, शोक के बिना, दुख या कष्ट के बिना हम करुण रस की कल्पना नहीं कर सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, दही, पानी, बर्फ और चीनी
आदि को मिलाकर के लस्सी तैयार की जाती है। दही मूल उपादान तत्व हैं, मूल उत्पत्ति है, मूल दही से उत्पत्ति हुई इसकी, यानी दही विभाव हैं जिसका लस्सी रूप में उत्पादक उत्पाद्य संबंध है कि पानी, बर्फ और चीनी आदि संचारी भाव है जो उसमें संचरण करते रहते हैं, पानी में बर्फ और चीनी, जिसका लस्सी के साथ में पोष्य पोषक संबंध है, यानी पानी, बर्फ और चीनी उसको, लस्सी को, दही को परिपुष्ट करते हैं। और पुष्टि जो उसके ऊपर जो झाग आ जाते हैं, उस एक तरह से पुष्टि झाग अनुभव है। तो जैसे गिलासों, 2-3 गिलासों में वाइट पदार्थ डाला हुआ है, किस में दूध है, किस में छाछ है और किस में लस्सी है, तो उसको देख के ही, यानी एक तरह से झाग जिसमें आए हुए हैं वो एक तरह से अनुभाव, ये नहीं वो लस्सी रूपी रस की प्रतीति करवाते हैं। तो यहाँ पर दही और लस्सी के उदाहरण को समझ करके हमने स्थायी भाव कब रसत्व को प्राप्त होता है, यानी रस निष्पत्ति के प्रकरण को हमने समझा। रस निष्पत्ति, अब यहाँ पर भट्ट लोलट जी के जो मूल विचार हैं वो ये हैं कि रस निष्पत्ति मूल रूप से अनुकार्य का तात्पर्य कि राम, सीता आदि ऐतिहासिक पात्र, यानी जैसे रामायण लिखी हुई तो उसमें राम, सीता आदि ऐतिहासिक पात्र हैं, या महाभारत लिखी हुई तो उसमें भी धृतराष्ट्र और आदि पांडु और कौरवों की जो कथा है वो भी ऐतिहासिक पात्र है उसमें। तो रस निष्पत्ति यानी रस की निष्पत्ति, रस बनता किस में है, तो भट्ट लोलट जी कहते हैं कि मूल रूप से अनुकार्य राम, सीता आदि ऐतिहासिक पात्रों में रस की निष्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं कि अनुकर्ता का तात्पर्य उसकी नकल करने वाला, वैसा ही रूप धारण करने वाला अभिनेता और अभिनेत्रियाँ, तो इसका केवल अभिनय मात्र प्रस्तुत करते हैं कि रंगमंच पर जैसा जब हम देखते हैं कि अमुक पात्र राम बना, अमुक पात्र सीता या अमुक पात्र रावण, इस तरह से ये मात्र केवल अभिनय कला को ही प्रस्तुत करते हैं, जबकि रस की निष्पत्ति राम, सीता आदि ऐतिहासिक पात्र जो रामायण आदि में जो चित्रित हुए हैं उनमें होती है। अतः रस की उत्पत्ति अनुकार्य में होती है तथा गौण रूप में अनुकर्ता में। अनुकार्य यानी राम, सीता आदि पात्र जिनके साथ ये कहानी घटित हुई, और गौण रूप से अनुकर्ता जो अभिनेता और अभिनेत्रियाँ जो रंगमंच पर उस कहानी को प्रस्तुत करते हैं। पाठक या दर्शक भी अभिनेता और अभिनेत्रियों जो वैसा ही रूप बना करके हमारे सामने वेशभूषा में खड़े होते हैं रंगमंच पर कि अमुक पात्र राम बना, अमुक पात्र सीता बनी है, तो अभिनेता में वास्तविक पात्रों के अनुरूप अभिनय को देख करके प्रेम की प्रतीति करते हैं। इस प्रकार भट्ट लोलट ने रस की वास्तविक स्थिति या अनुभूति नाटक के मूल ऐतिहासिक पात्रों में मानी है, सहृदय में नहीं। सहृदय की तो इन्होंने चर्चा तक नहीं की। तो अब जो इनका जो विचार था कि मूल ऐतिहासिक पात्रों में रस की निष्पत्ति होती है और अभिनेता और अभिनेत्रियाँ केवल मात्र अभिनय के द्वारा रस की प्रतीति करते हैं या आभास कराते हैं, और सहृदय को इन्होंने बिल्कुल महत्व नहीं दिया। अब देखिए इन्होंने जो संयोग के जो 3 अर्थ लिए हैं वो है विभावों के साथ में इन्होंने उत्पाद्य उत्पादक, अनुभवों के साथ में इन्होंने अनुमाप्य अनुमापक, और संचारी भावों का साथ में इन्होंने पोष्य पोषक संबंध लिया है। तो विभावों के साथ में उत्पाद्य उत्पादक से उत्पत्ति यानी निष्पत्ति के 3 अर्थ हो गए। अनुभवों का अनुमाप्य अनुमापक संबंध से प्रतीति होती है, आभास होता है, और संचारी भाव इसको परिपुष्ट करते हैं। तो उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि ये 3 प्रक्रियाएं हैं। निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति होने के कारण इनका मत उत्पत्तिवाद कहलाता है। अब इनकी सूत्र की जो व्याख्या होगी वो इस प्रकार होगी: स्थायी भाव विभावों द्वारा उत्पाद्य उत्पादक संबंध से उत्पन्न होकर अनुभवों द्वारा अनुमाप्य अनुमापक संबंध से प्रतीति योग्य बनकर संचारी भावों का पोष्य पोषक संबंध से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है। अब इनके जो विचार हैं, इनके सिद्धांत की जो समीक्षा हम कर रहे हैं, तो देखिए इन्होंने ऐतिहासिक कथा एवं चरित्रों को महत्व दिया। राम, सीता आदि जो ऐतिहासिक कथा है उसको उनका महत्व प्रतिपादित किया है। विभावों के साथ में रस संबंध की व्याख्या की है कि विभाव यानी आलंबन, उद्दीपन और आश्रय ही स्थायी भाव की उत्पत्ति के मूल कारण है। अब देखिए इन्होंने इनकी ये 2 तो खूबियाँ हो गई, ऐतिहासिक कथा एवं चरित्रों को महत्व दिया और विभावों के साथ में इन्होंने स्थायी भाव की व्याख्या की है। और जो इनकी आलोचना कर रहे हैं वो काफ़ी हैं, वो ये हैं कि इन्होंने सामाजिक या सहृदय पाठक या श्रोता को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, क्योंकि इसमें इन्होंने रस की निष्पत्ति मानी ही नहीं है, जबकि संपूर्ण नाट्य प्रपंच का उद्देश्य तो सहृदय पाठक को रसानुभूति कराना होता है, जिस पे इनका ध्यान गया ही नहीं।
अनुकार्य लोक में नहीं, यानी राम सीता आदि आज इस लोक में नहीं है, तो रस की उत्पत्ति कैसे होगी? यानी कार्य कब हुआ और आज कारण कब मौजूद है और कार्य को आज हम कर रहे हैं, तो ये संबंध स्वीकार्य नहीं है। तो राम सीता आदि इस लोक में नहीं है, कार्य व करण संबंध स्वीकार्य नहीं है, और इन्होंने अलौकिकता पर एक तरह से कुठाराघात किया है। रस अलौकिक होता है, जबकि इन्होंने केवल अभिनेता और अभिनेत्रियाँ जो लौकिक होती है उसमें ही इन्होंने रस की निष्पत्ति मानी और सहृदय पाठक को महत्व नहीं दिया, तो रस की अलौकिकता पर कुठाराघात किया। इनका कहने का तात्पर्य रस लौकिक होता है, जबकि लौकिक ने होकर के रस हमेशा अलौकिक ही होता है, रस का स्वरूप है ये। प्यारे विद्यार्थियों, हम बढ़ते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है आचार्य शंकु का अनुमितिवाद, इन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र को लेकर के अपने हिसाब से चर्चा की है। भरत मुनि के रस सूत्र की द्वितीय व्याख्याता आचार्य शंकु के लोलट के समान इनका भी कोई ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। इनका मत भी अभिनव गुप्त और मम्मट के ग्रंथों में संकलित है। इनका विवेचन इस प्रकार से है, रति आदि स्थायी भाव वस्तुतः अनुकार्य, यानी राम सीता आदि कवि निबद्ध पात्र में रहते हैं। यानी रति आदि स्थायी भाव अनुकार्य, बट लोलट ने भी अनुकार्य राम सीता आदि पात्रों को माना, लेकिन यहाँ स्पष्ट किया है कि कवि निबद्ध पात्र कवि की कल्पना में जो पात्र आए थे और फिर जो महाकाव्य रचे गए थे उनको आधार बना करके, नायक नायिका बना करके, वो कवि निबद्ध पात्र है। अनुकर्ता यानी अभिनेता और अभिनेत्रियां अपनी शिक्षा व अभ्यास के बल पर उनका अनुकरण करते हैं। देखिए, अपने अभ्यास के बल पर इस पर इन्होंने विशेष जोर दिया है। अभिनेता और अभिनेत्रियां अपनी शिक्षा व अभ्यास के बल पर, यानी अनुमान करके उनका अनुकरण करते हैं, इसलिए इनका मत अनुमितिवाद कहलाता है। अनुकर्ता में शिक्षा, अभ्यास आदि से प्रवीणता आ जाती है, यानी अभिनेता और अभिनेत्रियों में, और वे उस बल पर कृत्रिम रूप से अनुभव आदि का अनुमान कर लेता है, जिससे दर्शक सहृदय पाठक को उसमें वास्तविकता सी प्रतीत होती है। अतः विभावों का अनुमाप्य अनुमान काव्य के आधार पर होता है। विभाव कौन? यानी स्थायी भाव को जन्म देने के कारण कौन? राम सीता आदि कवि निबद्ध पात्र। विभावों का अनुमान काव्य के आधार पर होता है तथा व्यभिचारी भावों का अनुमान लोका अनुभव के आधार पर होता है, कि लौकिक अनुभव क्या कहते हैं, के बल पर कृत्रिम रूप से करता है। तो एक तरह से इनके मत पर कृत्रिमता का आरोप किया गया है, इसे आरोपवाद भी इस मत को कहा जाता है। अनुमान मात्र से रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इसके लिए शंकुक ने पाठक की मूल वासना को कारण बताया है। न्याय दर्शन के आधार पर इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन माने गए हैं। देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे आग को प्रत्यक्ष देखकर ज्ञान प्राप्त करना। हम देखते हैं आग कहीं लगी हुई है और उसको हम देखते हैं कि हाँ आग लग गई, तो ये प्रत्यक्ष अनुमान है, अनुभव है। कहीं धुएं को देख करके आग की बात सोचना, ये एक अनुमान होता है। हाँ, वहाँ धुआं उठ रहा है और वहाँ शायद आग लग गई होगी, ये एक अनुमान होता है। किसी के द्वारा आग का विवरण सुनते हैं हम और फिर सूचना प्राप्त करते हैं, तो उपमान है। और आग के बारे में कहीं पढ़ते हैं तो शब्द है। ये ज्ञान प्राप्त करने के 4 आधार स्तंभ हैं। तो आकाश में जैसे बादलों को देख करके वर्षा का अनुमान करना, ये पूर्ववत अनुमान है। आकाश में बादल देख लिए, अब वर्षा होने वाली है, पूर्ववत अनुमान कि बादल आते हैं तो वर्षा हमेशा होती है। परवर्ती स्थिति को देखना, जैसे कि कहीं धरती पानी से भीगी हो या नदी में बाढ़ आती हो, तो ये अनुमान करते हैं कि यहाँ पहले अभी अभी वर्षा हुई है या वर्षा हुई होगी, तो ये शेषवत अनुमान है। एक पूर्ववत अनुमान हो गया, आकाश में बादलों को देख करके अनुमान कर लेना कि वर्षा होगी, और एक पश्चात अनुमान, वर्षा होने के बाद अनुमान, और एक सामान्य अनुमान होता है कि कई बार हम निर्धारित नियमों का अनुमान कर लेते हैं, जैसे प्रतिवर्ष जुलाई में मानसून आता है, अतः हम अनुमान कर लेते हैं कि इस माह में वर्षा होगी, तो ये सामान्यतो दृष्ट अनुमान है, यानी एक तरह से सामान्य अनुमान है। अतः अनुमान की सहायता से प्राप्त ज्ञान ही अनुमिति कहलाता है। रस सूत्र पर इसे लागू करें तो विभाव पूर्ववत अनुमान है, जो रंगमंच पर उपस्थित है। राम, सीता, रावण आदि जो अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं, ये पूर्व में घटित घटना जो कवि निबद्ध पात्र हैं, राम, सीता आदि,
जो रामायण बनी हुई है उन्हीं की कहानी को ये अनुमान करते हुए यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। तो ये पूर्वत अनुमान है और अनुभाव शेषवत अनुमान है कि ये अब कहानी राम सीता की यहाँ पर प्रस्तुत होने वाली है, जो हमारे लौकिक अनुभव पर भी आधारित है। तथा संचारी भाव सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। शंकुक ने अपनी बात को स्पष्ट करने हेतु चित्र तुरंग न्याय का उदाहरण भी दिया है। जैसे अश्व के चित्र को देखकर, यानी घोड़े के चित्र को देख करके हम कहते हैं कि ये तो अश्व है। इस प्रकार की सम्यक प्रतीति, जैसा है वैसा ही ज्ञान होना। ये अश्व नहीं है, हम कहते थे ये नहीं है, हमारी भावना नहीं मानते, तो ये मिथ्या प्रतीति, ये घोड़ा नहीं हो सकता। ये अश्व है या नहीं, इस प्रकार की संशय की स्थिति, ये घोड़ा नहीं हो सकता, ये तो कोई और चीज़ है, तो ये संशय पैदा करने वाली स्थिति। और चौथी है कि ये अश्व जैसा है, इस प्रकार की सादृश्य प्रतीति कि तो वास्तव में घोड़ा जैसा ही तो है। इन चारों से एक भिन्न प्रतीति होती है, विश्वास होता है, भिन्न विलक्षण प्रतीति होती है, और वही रस है। इसी प्रकार सम्यक, मिथ्या, संशय, सादृश्य, इन चारों से गुजर करके जो विलक्षण प्रतीति होती है, जो अलौकिक आनंद हमें प्राप्त होता है, वही रस है। इसी प्रकार अभिनेता को राम आदि की वेशभूषा में अनुमान करके सम्यक, मिथ्या, सादृश्य और संशय, इन चारों से भिन्न विलक्षण प्रतीति का अनुमान करके हम रसानुभूति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शंकुक के अनुसार रस मुख्य रूप से अनुकार्य यानी कवि निबद्ध पात्र तथा गौण रूप से सहृदय की वासना में रहता है। गौण रूप से सहृदय की वासना में माना इन्होंने, और मुख्य रूप से कवि निबद्ध पात्रों में माना, और शिक्षा और अभ्यास के बल पर केवल अनुकर्ता उसको रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण देता है। अभिनेता की अभिनय कला में तन्मय होकर सहृदय अनुकर्ता को ही अनुकार्य मान लेता है, यानी राम सीता आदि को ही अभिनेता और अभिनेत्रियों में ऐसी अनुभूति वो कर लेता है। रस का अनुभव कर वह भी रस आस्वादन करता है। शंकुक ने अनुकरण और अनुमिति इन दो नूतन व्यापारों की कल्पना की है। इन्होंने संयोग का अर्थ गम्य गमक संबंध से अनुमान लिया है तथा निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति लिया है। शंकुक का मत है कि रस निष्पत्ति की समूची प्रक्रिया अनुकरण पर आधारित है। अभिनेता अभिनेत्री वास्तविक राम सीता आदि के विभाव अनुभाव का अनुसरण करते हैं। नट नटी कवि निबद्ध राम का अनुकरण करते हैं, मूल पात्र ऐतिहासिक पात्र का नहीं। इनके अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार होगी: विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा गम्य गमक संबंध से रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने चर्चा की है आचार्य शंकुक के अनुमितिवाद की, अनुमिति सिद्धांत की, और अब हम इनके द्वारा जो सिद्धांत जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनकी समीक्षा की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने पहली बार सहृदय पाठक को महत्व दिया, उसके पूर्वानुभवजन्य यानी लौकिक संस्कारों की ओर भी इन्होंने संकेत किया। काव्य की अलौकिकता का इन्होंने उपस्थापन किया कि रस अलौकिक होता है। विलक्षण प्रतीति कहना, रस अलौकिक है जो सामान्य रसों से भिन्न है। अनुकार्य का इन्होंने तात्पर्य स्पष्ट किया कि अनुकार्य कौन, जबकि भट्ट लोलट इसको स्पष्ट नहीं कर पाए, वो केवल राम सीता आदि ऐतिहासिक पात्र कह के रह गए। जबकि यहाँ पर राम सीता आदि ऐतिहासिक पात्र तो है, लेकिन वो कवि की दृष्टि में कवि निबद्ध पात्र है। कवि की कल्पना में जो जो पात्र आए थे उस कहानी को लिखते समय वो कवि निबद्ध पात्र, तो इन्होंने अनुकार्य का तात्पर्य स्पष्ट किया। दृश्य काव्य को इन्होंने महत्व दिया। रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण यानी शिक्षा और अभ्यास के बल पर अभिनेता और अभिनेत्रियाँ संबंधित कहानी को या रंगमंच को या चलचित्र को वो प्रस्तुतिकरण करते हैं। रस का काल्पनिक अनुमान जिस पर सारा रस सिद्धांत टिका हुआ है, इसकी भी इन्होंने स्थापना की है। और अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी जो आलोचनाएं हुई है उन पर, कि इन्होंने अनुकर्ता में कृत्रिमता का आरोप किया जो कि गलत है। अनुकर्ता में कृत्रिमता, रस में कृत्रिमता नहीं चलती। काव्य तत्व की गौणता मानना और अभिनय को महत्व दिया। काव्य तत्व को गौण मानते हुए, तुच्छ मानते हुए इन्होंने अभिनय कला को ही शिक्षा आदि के बल पर जो है अभिनेता और अभिनेत्रियाँ अपनी अभिनय कला को प्रस्तुत करती हैं, तो उसको इन्होंने विशेष महत्व दिया। अनुमान से रस का आस्वाद कैसे? पर्वत पर धूम्र देखना, यानी पर्वत के ऊपर धुआं देखते हैं तो लग रहा है कि पर्वत जल रहा है, ऐसे अनुमान से रस की आनंदानुभूति कैसे होगी? ये तो बुद्धि का विषय है। अनुमान बुद्धि का विषय है, जबकि रस हृदय का विषय है। ये भी इनकी आलोचना हुई है।
अनुकार्य से रत्यादि भावों का आस्वाद कैसे होगा? अनुकार्य राम सीता आदि ऐतिहासिक पात्र जो है, पहली बात तो इस श्लोक में नहीं है, दूसरी बात वो हमारे पूज्य पात्र हैं, हमारे देवी देवताओं की गणना में वो आते हैं, लोकावतार में वो सम्मिलित होते हैं, राम सीता लक्ष्मण कृष्ण आदि। तो अनुकार्य के प्रति पूज्य भाव होता है, तो रति आदि श्रृंगारिक भावनाओं का हम आस्वाद कैसे करेंगे? अनुमान बुद्धि का विषय है, जबकि रस हृदय का, अतः ये मत उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा विद्वानों ने इस मत की आलोचना करते हुए अपनी बातें रखी। प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा आपकी होगी वो भट्ट नायक के भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद पर केंद्रित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।